नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और आइए जो लास्ट टॉपिक में मैंने जहां तक आपको पढ़ाया था वहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और वहां तक आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए तैयार करते हुए चल रहे होंगे। तो मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या टू चार्ज पार्टिकल्स, जिसे आप कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से समझते हैं। ठीक है जी। तो अब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो हेडिंग डालो कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म तो मैंने करा दी थी, है ना। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब का नियम किसके पदों में? स्थिति सदिश के पदों में, है ना। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप जानते हो, स्थिति सदिश कहते हैं ऐसा सदिश जिसके द्वारा किसी बिंदु की या किसी कण की स्थिति का पता लगाया जाता है, स्थिति सदिश कहलाता है ना। यानी द वेक्टर बाय हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, पदों में आपको क्या निकालना है? कूलम्ब्स लॉ। तो देखियो, ओरिजिन है मूल बिंदु, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कोई दो चार्ज ले लो। ठीक है, मान लो पहला चार्ज है प्लस Q1, दूसरा चार्ज है मान लो प्लस Q2। ठीक है जी। और जो पहला चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर मान लो, और जो दूसरा चार्ज है उसका भी पोजीशन वेक्टर मान लो, है ना, स्थिति सदिश। तो जो पहला चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर हम मान लिया हमने कितना है, वेक्टर R1। जो दूसरा चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया वेक्टर R2। पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। ठीक है जी। और आप एक बताओ, आपको एक बात तो पता है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का, है ना। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का। तो जो Q1 पर लगेगा Q2 के द्वारा उसे F12 कहेंगे, मैंने बताया था, वेक्टर F12। और जो Q2 पर लगेगा, है ना, Q1 के द्वारा उसे आप वेक्टर F21 कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बातें? ठीक है जी। तो इस तरीके से, है ना, F12 वेक्टर F12 be the force on charge Q1 by charge Q2, वेक्टर F21 be the electrostatic force on charge Q2 by charge Q1। क्लियर है? तो डायग्राम में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी। तो देखो, डायग्राम की मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ, है ना। लेट अस कंसीडर टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। ठीक है जी। क्लियर है? फुल स्टॉप। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ चार्ज Q1, है ना, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज वेक्टर R1 एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज वेक्टर R2। ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? और अब देखो, फिर ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मैंने बताया एक बार उसे हिंदी में सुन लीजिएगा। माना कोई दो आवेश Q1 में Q2 है ना। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R1 है, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। ठीक है जी। अब देखो, फिर हम निकालेंगे, हाँ, इसमें एक फॉर्मूला वो लगाओ, लिखना देन फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ। क्या लगा रहे हैं? वेक्टर ट्राइंगल लॉ। ठीक है जी। वेक्टर ट्राइंगल लॉ को हिंदी में कहते हैं सदिश त्रिभुज नियम। ठीक है। देखो, एक ऐसा है, मान लो आपको A पर जाना है, तो दो रास्ते हैं, डायरेक्ट O से A पर चले जाओ या O से पहले B पर जाओ। ठीक है जी। और फिर B से A पर जाओ। क्लियर है? तो वेक्टर OA बराबर है वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA। ठीक है जी। बताओ, यहाँ से वेक्टर BA कितना आएगा? वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB। क्लियर है? ठीक है जी। और
वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर R1 है, ओ बी कितना है, वेक्टर R2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो मैं आपको यहाँ से मिल गया वेक्टर बी ए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ, ध्यान दो मेरी बात पे, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो आपको F12 भी निकालना है, आपको F21 भी निकालना है, दोनों निकालनी है ना। तो पहले F12 निकाल लो, तो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझे, यानी वैद्युत बल, है ना। किस पर लगने वाला, ऑन Q1, और किसके द्वारा, बाई Q2। ठीक है भाई, जिस पे लगता है वो पहले आता है 1, और जिसके द्वारा लगता है वो बाद में आता है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है, अब देखो और अच्छा दिखा होगा। तो मैंने क्या किया, Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालना है, तो 1 पहले लिखा जाएगा, और Q2 के द्वारा है तो 2 बाद में लिखा जाएगा। ठीक है जी, और आपको पता है वेक्टर फॉर्म ले लो, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन R3 और इंटू होता है वेक्टर R। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो ध्यान दो मेरी बात पे, 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, है ना, तो ऐसे रखो एरो, किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा। ठीक है जी, और इसे आप R12 कह दो, इसके डिस्टेंस को क्या कह दिया, 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, तो वेक्टर R12। ठीक है जी, तो देखो R की जगह क्या जाएगा भाई, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ही तो ले जाती है कूलाम्स लॉ में, कूलाम के नियम में। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मैंने R12 मान ली, तो यहाँ आएगा R12 का होल क्यूब, और यहाँ भी R12। ठीक है, यहाँ तो वेक्टर नहीं है, यहाँ वेक्टर होता है। ठीक है जी, तो R12 निकाल दो, तो R12 कहाँ से निकलेगा, मैं ये आपको समझा रहा था। तो वेक्टर बी ए निकाला है ना, बी ए, तो बी ए देखो, बी से ए की तरफ है ना, बी ए। ठीक है जी, तो कितना आएगा, R1 माइनस R2। ठीक है जी, वेक्टर बी ए कितना आएगा, R1 माइनस R2, और वेक्टर बी ए ही है ना, वेक्टर बी ए ही कितना है, R12। तो R12 किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी वैल्यू रख दो बस, ये वाली। तो क्या, और हाँ एक बात और, वेक्टर R12 की वैल्यू तो है आपके पास, आपको R12 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, आपको पता है R12 निकालना है, तो मॉडुलस ले दो, वेक्टर R12 का मॉडुलस देखते ही वेक्टर हट जाता है ना, तो R12 आ जाएगा। वेक्टर R12 की वैल्यू क्या है, ये रही, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इसका मतलब है अब आपको R12 भी मिल गया और वेक्टर R12 भी मिल गया। देखो, तो वेक्टर F12 इतना आया। ठीक है जी, अब आप एक बात देख के बताओ मुझे, ये जो वेक्टर R है ये कौन सी डिस्टेंस है, वेक्टर R कौन सी डिस्टेंस है, वेक्टर R वो डिस्टेंस है जो Q1 और Q2 के बीच होती है। ठीक है जी, तो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस को आप वेक्टर R मान लो। ठीक है जी, या भाई 2 से 1 की तरफ जा रहे हो आप, है ना, आप O से, आपको A पर जाना था तो O से A पर गए एक रास्ता, दूसरा रास्ता था O से B पर गए, और B से, ठीक है जी, A पर गए, कोई दिक्कत तो नहीं, B से A पर गए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब है वेक्टर, देखो 2 से 1 पर जा रहे हैं, Q2 से Q1 पर जा रहे हैं, तो इसे आप R21 मान सकते हो। ठीक है जी, तो R भी मान सकते हो, R21 भी मान सकते हो, तो यहाँ क्या लिख दो, R21। ठीक है जी, तो आप वेक्टर बी ए जो है, B से A की तरफ जो वेक्टर है वो कितना है, वेक्टर R21। तो यहाँ से आप वेक्टर R21 है ना, वेक्टर बी ए क्या है, वेक्टर R21, और ये कितने किसके बराबर है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है जी, और R21 निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का मॉडुलस ले दो। भाई यदि मैं दोनों तरफ का मॉडुलस ले दूं तो आपको पता है मॉडुलस लगता है तो वेक्टर हट जाता है, कोई परिमाण मैग्नीट्यूड निकलता है ना।
तो R21 कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2। ठीक है जी, R21 की वैल्यू भी निकल गई और वेक्टर R21 की भी। ठीक है, यहाँ रख दो। तो ये आ जाएगा वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, Q1 Q2 अपॉन R21 की वैल्यू ये रही, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 की होल पावर 3 है, और यहाँ वेक्टर R21 कितना है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है जी, F12 निकल गया अभी, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी, तो जिस प्रकार से आपने क्या निकाला है F12, ठीक है, उसी प्रकार से F21 निकाल दो। और हाँ, इसमें एक लाइन और लिखना चाहो ऐसे लिख लेना पहले, 1/, ये F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, वो R21 तो बाद में लिखा है ना, पहले क्या है वो वेक्टर BA, तो पहले क्या है BA की पावर 3 और वेक्टर BA। ठीक है जी, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग, वो तो ये होता है ना, Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R, पढ़ा रखा है ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो भैया R होती है Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है वो BA है ना, तो BA और वेक्टर में बात करें तो वेक्टर BA, यहाँ नीचे वेक्टर नहीं रहता, यहाँ पे वेक्टर रहता है, और BA, ठीक है, BA को आपने क्या माना R21, तो R21 यहाँ वेक्टर R21, तो R21 और वेक्टर R21 की वैल्यू रख दी, तो ये आपको वेक्टर F12 मिल गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2 मिल गया। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद देखो सिमिलरली कर दो, सिमिलरली यानी इसी प्रकार है ना, वही लिख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, समझ गए, ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1, तो Q2 पर लग रहा है और Q1 के द्वारा लग रहा है, तो F12 की जगह क्या हो जाएगा F21, सारा पलट जाएगा बस, है ना, 1 की जगह 2 हुआ, 2 की जगह 1 हो जाएगा बस, Q1 Q2 तो ऐसे रहेगा, यहाँ R2 हो जाएगा और यहाँ R1 हो जाएगा, है ना, यहाँ भी R2 और यहाँ R1। ठीक है जी, ये F21 आ गया, वेक्टर F21 कर लोगे ना। तो ये देखो ये कूलॉम्स लॉ है, दोनों ही कूलॉम्स लॉ है ना, दोनों ही कूलॉम्स लॉ के एक्सप्रेशन है, और ये क्या है कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो इसमें आप लिख लो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यह है कूलॉम के नियम का, है ना, स्थिति सदिश रूप है ना, क्लियर है, या ऐसे कह सकते हो यह स्थिति सदिश के रूप में कूलॉम का नियम है, ऐसे कह दो, कर लो वैसे। तो ये कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर मैंने आपको करा दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी साथ साथ नोट करते चला करो अच्छे से। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं फिर। देखो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो, हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो ना, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और ये पढ़ के आए हैं आप 12th क्लास में सारी चीज़ें। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है जी, तो देखो एक चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ, है ना, जैसे चुंबक के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है ना, जिसमें क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है ना, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार, ठीक है, एक चुंबक के चारों ओर नहीं, मैग्नेट के चारों ओर नहीं, एक चार्ज के चारों ओर, आवेश के चारों ओर, है ना, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आ जाए,
है ना, तो उस पर या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, तो इस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मान लो ये चार्ज है कोई, है ना, अब इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए, तो प्लस क्यू नॉट आया मान लो, तो रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण समान हो गए, और माइनस क्यू नॉट आएगा तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो चाहे अट्रैक्शन लगो चाहे रिपल्सन लगो, है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। तो इसका मतलब है किसी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर क्या फील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील करता है। तो ऐसा फील्ड, ऐसा रीजन क्या कहलाता है, ऐसा रीजन कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो समझ गए ना, यानी कोई चार्ज है ना, उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर या तो रिपल्सन फोर्स का या अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करता है, ठीक है जी। तो ऐसा फील्ड आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ऐसा फील्ड आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिख देता हूं, यानी द फील्ड, ठीक है जी। फील्ड को रीजन भी आप कह सकते हो, रीजन यानी क्षेत्र। तो ऐसा रीजन सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब चारों ओर, सराउंडिंग है ना ए चार्ज, समझ गए, किसी चार्ज के, ये सराउंडिंग एनी चार्ज कह दो, ठीक है, किसी चार्ज के सराउंडिंग में चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है क्या फील करता है, इन विच, है ना, अदर चार्ज, ऐसे लिखो, एनी अदर चार्ज क्या फील करता है, फील्स, क्या फील करता है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है। अब यदि वो सेम चार्ज होगा तो अट्रैक्शन का फील करेगा, और अपोजिट होगा तो रिपल्सन का करेगा, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, यदि सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन का करेगा, और अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन का करेगा, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। तो समझ गए, तो ऐसा फील्ड किसी, है ना, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या फील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है, तो कोमा लगा लिख देना, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस, है ना, इसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इसे आप ई से या वेक्टर ई से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। कर लोगे, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, कोमल लिखना, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। आइए इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ओर। किसकी ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी शक्ति। तो हिंदी में कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी। क्या कहते हैं हिंदी में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बात एक ही है सबका। इसका फॉर्मूला है, देखो, इसे ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू नोट, ठीक है। पढ़ा है ये सब चीज़ें आपने 12th क्लास में। क्यू नोट में आपको बता दूं, क्यू नोट क्या है। क्यू नोट एक स्मॉल चार्ज होता है जिसे आप टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। हिंदी में क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, और अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज।
यानी एक बहुत स्मॉल चार्ज होता है जो टेस्टिंग के काम आता है। टेस्टिंग यानी किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो इस बात को जांच करने के लिए एक स्मॉल चार्ज दिया जाता है जिसे आप टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो परिभाषा बनाने के लिए आप नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लेते हैं। तो देखो यदि मैं नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लूँ, 1 कूलाम, चार्ज की यूनिट तो कूलाम होती है, तो E किसके बराबर आएगा, F के। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो फोर्स ही है। वो किसके बराबर है, बल के, फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, विद्युत बल ही है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 1 कूलाम के चार्ज पर लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 कूलाम का चार्ज यानी एकांक आवेश यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसी के आधार पर आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, मैंने बताया यूनिट चार्ज पर, एकांक आवेश पर। ठीक है, तो द वैद्युत बल है ना ऑन यूनिट चार्ज एकांक आवेश पर, और कहाँ लग रहा है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लगता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में। तो क्लियर है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दोगे, इज नोन एज, ठीक है जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई सा भी एक नाम यूज कर सकते हो, बाकी तीनों नाम है, याद रखना है। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। ठीक है जी, फिर आपको F क्या है, Q नोट क्या है बताना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, इफ F बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q नोट। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है यदि आवेश Q नोट पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो, है ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख देना है ये वाला, और इसे बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है जी, फॉर्मूला लिखने के बाद आप किसके बारे में बात कर लो, इसकी यूनिट देख लो, मात्रक। देखो इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, फोर्स की तो न्यूटन होती है और चार्ज की कूलाम होती है ना, चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है सभी को। और इसकी डायमेंशन भी देख लो, डायमेंशन यानी विमा, बल की होती है फोर्स की ml t की पावर -2 और इसकी होती है चार्ज की TA। तो ये हो जाएगा ml t की पावर -3 a की पावर -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात और, इट इज ए, नीचे लिख देना बाद में, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। देख लो, सदिश राशि है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी होगी, यानी सदिश रूप भी होगा। तो इसका सदिश रूप हो जाएगा ऐसे, वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर F अपॉन Q नोट। भाई Q नोट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर F तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए वेक्टर E भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको करा दी है, आपको समझ भी आई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हिंदी में लिखना चाह रहा है लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो बिंदु आवेश के कारण या पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ये चार्ज है एक, कितना है मान लो +Q, जो पॉइंट A पर रखा है। पॉइंट P पर आपको निकालना है
निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। पॉइंट P जो है इस चार्ज Q से, यानी कि पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। बात समझ में आई। पॉइंट P पर आपको E निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण। क्लियर है। चलो तो आप देख के बताओ। मैंने बताया यदि किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैंने कहा टेस्ट चार्ज की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल जो मैंने बताया चार्ज, टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। तो यहाँ फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, और यहाँ E आपको निकालना है। क्लियर है। तो डायग्राम की आप डायग्राम बनाना है, डायग्राम की लैंग्वेज लिखनी है। डायग्राम की लैंग्वेज सुन लो, क्या कहेंगे, लेट अस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q। क्लियर है। लेट अस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, इसका मतलब ये। और देखो लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर है। यानी बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने बताया लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द पॉइंट A एट विच वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पॉइंट P पर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ तक समझ आया। फिर आप देखो, है ना, देन देखो, देन के बाद यहाँ देखो, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी। बिटवीन किन किन के बीच, बिटवीन चार्जेस, इन चार्जेस के बीच, जो कौन कौन से हैं, एक तो Q है और एक Q0 है, ठीक है जी। तो क्या होगा, किसकी हेल्प से निकालेंगे, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ये निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके हेल्प से निकालते हैं, कूलॉम्स लॉ की हेल्प से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 Q2 की जगह Q0 आएगा और अपॉन R स्क्वायर आएगा, है ना। बिना वेक्टर फॉर्म के कर रहे हैं तो R स्क्वायर। क्लियर है। और आपको निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, यानी तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको फॉर्मूला तो बता रखा है मैंने, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है जी। तो आपको अभी तो कराया फॉर्मूला, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0। तो भैया 1/Q0 तो ऐसे रख लो, और यहाँ F की वैल्यू रख दो, ये वाली समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 अपॉन R स्क्वायर। और कहाँ से रख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो आप देखेंगे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। और आप इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। क्या आ जाएगा भाई, वेक्टर E हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। तो मैंने बताया वेक्टर करने के लिए, है ना, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर डिस्टेंस का क्या होगा, r कैप, एकांक सदिश होगा, है ना। और आप जानते हैं r कैप का तो मान आपको बताया वेक्टर r अपॉन r होता है, ठीक है। तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R क्यूब ना हो जाएगा। या पहले चलो एक लाइन लिख लो, यहाँ पे रख दिया आपने वेक्टर R अपॉन R कैप के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R क्यूब, है ना, और इंटू वेक्टर R, ठीक है जी। तो इसके नीचे लिख देना यही, यानी लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ना। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इसके नीचे लिख देना इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। यानी यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। कर लोगे? तो ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हुआ, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट।